नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है रविवार और वादे के अनुसार मैंने शनिवार और रविवार को सामान्य हिंदी की क्लास का वादा किया है। तो आज हमारी यह सामान्य हिंदी की क्लास है और आज हम सामान्य हिंदी में अव्यय पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है अव्यय। दोस्तों, मैंने अपने सामान्य हिंदी में बहुत सी क्लासेस ले ली हैं, जैसे वर्ण रचना के आधार पर या वर्णमाला पर, उच्चारण स्थान पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब पर मैं क्लास दे चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा और जिन साथियों ने नहीं देखा है उनसे विनम्र निवेदन है कि ज़रूर देखें। दोस्तों, इन सब टॉपिकों पर मैंने छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, जिससे आपको छोटे छोटे तथ्यों की जानकारी हो सके। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज हम अव्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और अव्यय से ही संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर रखे हैं मैंने, जिससे आपका जो अव्यय वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अव्यय, तो अव्यय को की परिभाषा क्या है या अव्यय किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। जिन शब्द का कुछ भी व्यय न हो, अर्थात जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उनका कुछ भी व्यय न हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि से के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं अव्यय। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता है, मतलब कोई अंतर नहीं होता है उसमें, इसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें कोई अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। कैसा परिवर्तन? लिंग में परिवर्तन, वचन में परिवर्तन और कारक में परिवर्तन। इन चीज़ों में, क्योंकि लिंग, वचन और कारक से ही हमारे सब जो वाक्य होते हैं उनका निर्माण होता है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे अव्यय कहते हैं। दोस्तों, ये हमें ध्यान देना है। अब देखते हैं अव्यय के भेद। तो सामान्यतः अव्यय के कुल कितने भेद हैं? अव्यय के कुल 4 भेद हैं। ठीक है, अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, कितने भेद हैं अव्यय के? प्रश्न कभी कभी सीधे पूछा जाता है, अव्यय के कितने भेद हैं, या ऐसे पूछा जाएगा अविकारी के कितने भेद, अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं, क्योंकि अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, यह भी हमें ध्यान देना है। तो पहला हमारा क्या था? क्रिया विशेषण अव्यय। तो जान लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्या है क्रिया विशेषण अव्यय? जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का ज्ञात होता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि किसी भी क्रिया की विशेषता जो शब्द हमको बताते हैं वह होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। और जैसे किसी का भी भेद हम करते हैं, तो जैसे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद या अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। मैंने यहाँ पे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पूछे हैं, क्योंकि ये अमूमन ज़्यादा जो एग्जाम होते हैं उसमें अर्थ के आधार पर ही पूछे जाते हैं, पर फिर भी हमें प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण को जानना चाहिए कि कितने होते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, लिखा नहीं जा रहा है इसमें कर्सर से, फिर भी प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, जैसे साधारण क्रिया विशेषण क्या होगा? अब जल्दी, यहाँ वहाँ जो होता है वह साधारण क्रिया विशेषण होगा। और संयोजक में होता है जैसे जब तब, यहाँ वहाँ। ठीक है, संयोजक हो जाता है उसका। ठीक है दोस्तों, और अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है? तो, तक, भी, जैसे हम निपात शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ कि क्या होता है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 होते हैं। तो कभी कभी फ्रेंड लोग कमेंट कर देते हैं कि क्रिया विशेषण के तो 3 भेद हैं, तो वो प्रयोग के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो 4 है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं 4। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला हमारा क्रिया विशेषण है, थोड़ा हम इस पे बात कर लेते हैं, शायद मैंने नीचे नहीं लिखा। हाँ, क्रिया विशेषण के जो ये मैंने बताया आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिया विशेषण ही एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्रिया विशेषण के जो 4 भेद मैंने बताए हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बात कर लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या आता है। जिससे काल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि समय का ज्ञात होता है। जिन क्रिया विशेषण से हमें समय का ज्ञात होता है उसे क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अभी जा रहा
हूँ, तो अभी क्या हो जाएगा, समय का ज्ञात करा रहा है ना कि अभी मतलब वर्तमान में जा रहा हूँ, हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का ज्ञात करा रहा है। फिर होगा अभी कभी चलते हैं, अभी अभी चलते हैं, ठीक है। या पानी निरंतर बह रहा है, निरंतर मतलब हमेशा बह रहा है, वो काफ़ी समय से बह रहा है, अभी भी बह रहा है, तो ये हमें समय का क्या करा रहा है, ज्ञात करा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। अब ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थान से भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिन क्रिया विशेषणों से हमें किसी जगह का, ठीक है, किसी स्थान जगह का हमें बोध होता है, उससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर आकर बैठी, ठीक है, भीतर मतलब क्या स्थान बता रहे हैं ना कि भीतर आकर बैठे। यहाँ से चले जाइए, यहाँ मतलब किसी स्थान के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। किधर जा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि किस जगह जा रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। देखो परिमाण क्या होता है, माप तौल, किसी चीज़ को मापना या उसके बताना कि वह कितना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा क्या है, परिमाण है, वो क्या है, परिमाण है थोड़ा थोड़ा। वह अधिक बोलता है, तो अधिक क्या है, कम ज़्यादा, ठीक है, जो हमें ये बताता है, ज्ञात कराता है, वह परिमाण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा, अधिक, ये क्या है, हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हम ये क्रिया विशेषण के भेद देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, जो रीति मतलब लक्षण, किसी चीज़ के लक्षण बताता है ना, तो उसे रीति कहते हैं। किसी चीज़ का लक्षण बताना रीति कहलाता है। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, रीति है ये उसकी, ठीक है। संभव है कि वह आए, तो संभव हो रहा है ना कि वह आए। धीरे धीरे चलिए, तो धीरे धीरे क्या है, रीति है, लक्षण है ना उसके कि धीरे धीरे चल रहा है वो। संभव क्या है, लक्षण है, और जल्दी जल्दी क्या है, उसके लक्षण हैं। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। अगला है हमारा, हम क्या देख रहे थे, अव्यय। अव्यय में पहला देखा था हमने क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या देखा था दोस्तों, क्रिया विशेषण देखा था पहला। और दूसरा क्या देख रहे हैं हम, संबंधबोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या देख रहे हैं, संबंधबोधक क्रिया विशेषण देख रहे हैं। तो संबंधबोधक क्रिया विशेषण, सॉरी दोस्तों, मैं सोच रही हूँ क्या मिस कर रही हूँ, संबंधबोधक क्रिया विशेषण नहीं होगा ये, संबंधबोधक क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये संबंधबोधक अव्यय होगा। पहला अव्यय क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देख रहे हैं हम, पहला क्रिया विशेषण है और दूसरा है संबंधबोधक अव्यय। तो संबंधबोधक अव्यय क्या हो जाएगा, जिसमें संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के साथ किसी शब्द से उसका संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। किसी भी शब्द के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, हमारा संबंधबोधक अव्यय हो जाएगा दोस्तों। संबंधबोधक अविकारी शब्द, ठीक है। संबंधबोधक अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संयोजन के बोध कराते हैं, ठीक है, उसके साथ मिलकर उसका बोध कराते हैं। किसी के साथ हम अगर संबंध स्थापित करते हैं, उस अपना संबंध बताते हैं, वो क्या होता है, संबंधबोधक अव्यय हो जाता है। तो उदाहरण देख के हम जानते हैं कि कैसे है संबंधबोधक अव्यय। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेला गए, तो पिताजी के साथ जो है वह क्या है, संबंध बोधक है कि पिताजी के साथ गए हो, तो पिता का संबंध, पिता पुत्र या पिता और बच्चों का जो संबंध है वह यहाँ पे हमें ज्ञात हो रहा है। जैसे होता है मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए, तो मैंने घर के सामने, अपने घर के सामने ना, अपने घर के सामने उन्होंने पेड़ लगाए, तो उसका संबंध बता रहे हैं। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, पार्क के चारों ओर, किसके, पार्क के, तो पार्क के साथ संबंध स्थापित हो रहा है ना कि उसके चारों ओर क्या है, पेड़ लगे हैं, तो ये हमारा संबंधबोधक अव्यय हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है हमारा समुच्चयबोधक अव्यय। अव्यय से संबंधी हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा हो जाएगा समुच्चयबोधक अव्यय। अब समुच्चयबोधक अव्यय किसे कहते हैं दोस्तों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ा जाता है किसके द्वारा, समुच्चयबोधक अव्यय के द्वारा। और समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने भेद हैं इसके, दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण, ठीक है। इसके दो भेद हैं किसके, समुच्चयबोधक अव्यय के। चौथा है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है दोस्तों।
क्या है हमारा चौथा, विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या होते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित होता है और तथा जिसका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, किसी से नहीं होता है इसका संबंध, बस इससे क्या होता है, हमें हर्ष का, शोक का, घृणा के भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। तो दोस्तों ये थे हमारे अव्यय के भेद। क्या क्या थे? क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं आज के हम प्रश्नोत्तर। आज के हमारे प्रश्नोत्तर हैं, पहला प्रश्न है आज का, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो दोस्तों अव्यय का एक भाग है क्रिया विशेषण अव्यय, जो पहले में फर्स्ट में ही हमने पढ़ा। तो उसके 4 भेद भी मैंने आपको बताए थे, उम्मीद है आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ऑप्शन है 4, 3, 2, 7। तो क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण के कितने भेद बताए मैंने? इसके क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, या पूछ लेगा कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भाग हैं, तो कितने भेद हैं, तो 4 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जो प्रतिदिन पूछा गया है, यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यह हमें बताना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रतिदिन क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है दोस्तों, समय का बोध करा रहा है। प्रतिदिन हमको क्या करा रहा है, समय का बोध करा रहा है। तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो कौन सा है परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण, और ये भी मैंने आपको बताया था। तो सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाण किसी भी चीज़ की हमको क्या बताता है, ये कि यह कितना है, यह बताता है। तो क्या हो जाएगा, इतना। क्या है ये, इतना जो है यह हमारा परिमाणवाचक हो जाएगा, कि हम बोलते हैं ना इतना ही है या थोड़ा सा है, ऐसे बताते हैं। तो किसी चीज़ की हमको परिमाण बताता है कोई भी चीज़, तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। और प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में क्रिया विशेषण है। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, क्रिया विशेषण बताना है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है, हमारा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा शब्द विकृत नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द विकृत नहीं है, अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता है। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा विकृत नहीं है, संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो कौन सा नहीं है, अव्यय, क्योंकि अव्यय का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। इसे अविकारी भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है और इसका कुछ भी व्यय नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, वचन के अनुसार इसका कोई कुछ भी व्यय नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? फिर से सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 3, 6, 4, 2। तो कितने होते हैं दोस्तों, 4। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अच्छी बात है कि दोबारा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ये विभिन्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से लिए हैं। तो अलग अलग पेपरों में कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसी वजह से ये रिपीट हो जा रहे हैं मेरे प्रश्न। अगला देखते हैं, आजकल मौसम बदलने लगा है। क्या है ये, रेखांकित पद है ना आजकल। क्या है दोस्तों, जो रेखांकित पद है आजकल, उसको वो बताना है हमें, आजकल क्या है। ठीक है, आजकल में कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, विशेषण, विशेषी। क्या है दोस्तों, यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जो बदलने लगा है यह उसकी विशेषता बता रहा है। तो यह विशेषता क्या हो जाएगी, बदलने लगा है, और आजकल क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में अव्यय है। तो अव्यय बताना है हमें, इसमें से कौन सा है, भारत, श्याम, आह, राम। तो कौन सा है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये सी ऑप्शन है हमारा, आह,
ये क्या है? अव्यय है। और ये कौन सा अव्यय है? यह विस्मयादिबोधक अव्यय है दोस्तों। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, अविकारी शब्द है तो इसमें से अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। अब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अविकारी शब्द अव्यय है, क्योंकि मैंने बताया कि जो अव्यय है उसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में अव्यय है मोटा, गरीब, प्राचीन और। तो क्या है दोस्तों? हमारा अव्यय कौन सा है? यह है और। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मोटा, गरीब और प्राचीन है यह क्या है? यह है हमारी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, तो जो और है वो हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अव्यय वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहें और देखते रहें अच्छे अच्छे वीडियो और टॉपिक से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।